जब तक बिहार नहीं बढ़ेगा देश नहीं बढ़ सकता। क्या है बिहार का भविष्य? देखिए, बिहार का भविष्य जो है वो, क्योंकि बिहारी बेहतर है, वो जहाँ जा रहा है परफॉर्म कर रहा है। मैं आपके सामने जो बैठी हुई है, मैं भी एक बिहारी। पलायन तो करना पड़ा ना आपको भी। जिस समय पे जंगल राज था, उस समय पे मैं क्लास 10th की थी और 12th की थी। अगर पलायन नहीं करते तो हम भी तो वहीं फंसे रहते। बिहार इतना सब कुछ देने वाला आखिरकार क्यों पीछे बचा? बिहार को सुधारने के लिए बिहार के लोगों को सुधारना होगा। पैसा तो आप ले आएंगे। बिहार में जंगल राज जो नाम दिया गया है, जंगल राज ऐसे ही नाम नहीं दे दिया गया है। मिडिल क्लास का फैमिली जो 15 से 20 हज़ार रुपये कमा रहा है, उनका किडनैपिंग हो रहा है। किस लिए? कि 2014 के बाद जब से ये मोदी सरकार आई है, इन्होंने जो फंड दिया है कि बिहार को बेस मानकर बिहार को उठाने के लिए मोदी सरकार जो फिलहाल अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में है, उसने पूरी ताकत झोंक दी है। इतना पैसा दिया गया है, जितना गुजरात को शायद 15 साल में मिला हुआ, उतना बिहार को बहुत ही शॉर्ट टर्म में उनको इतना पैसा मिल चुका है। अच्छे सोच के साथ बिहार को भी मुझे लग रहा है कि ऐसा नेतृत्व वो प्रदान करेंगे जो बिहार को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि जब तक बिहार नहीं बढ़ेगा देश नहीं बढ़ सकता। बिहार का एक अहम योगदान है देश के जीडीपी में, तो देश को आगे बढ़ने के लिए बिहार को आगे बढ़ना ही होगा। दोस्तों नमस्कार, खबर इंडिया पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब बिहार का चुनाव बहुत नजदीक है, कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और 8 बार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज भी मुख्यमंत्री की चाहत में है। अब सबसे बड़ी बात है कि अब एक उभरता हुआ चेहरा जो प्रशांत किशोर किसी टाइम पर 2014 के अंदर मोदी के लिए कैंपेन करने वाले, वो आज अपनी पार्टी जन स्वराज लेकर के आज गली गली भटक रहे हैं, जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और एक युवाओं में अलग जैसा जोश है। अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से आज बिहार को देखा जा रहा है पूरे देश के अंदर, किसी टाइम पे 3-4 राज्य ऐसे थे जो वास्तव में बीमारू राज्य कहा जाता था और उन राज्यों से भी पलायन होते थे। आज वो 2 राज्य जैसे गुजरात हो या मध्य प्रदेश हो, वो बीमारू राज्य से उठ करके वो आज एक नई दिशा में चलने को तैयार हैं। परंतु आज बिहार आज भी उसी बीमारू कैटेगरी में है। आखिरकार क्यों? क्योंकि सवाल बहुत हैं। ये बिहार ऐसा है जिसने जेपी आंदोलन दिया, जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी दी, या फिर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बिहार से हैं जो देश को आज़ाद करने में सबसे बड़ी भूमिका अगर बात करें तो बिहार की रही। आज आखिरकार बिहार के साथ इतना बड़ा धोखा आखिरकार क्यों है? आज इस विशेष पॉडकास्ट के लिए हमारे साथ कुमकुम भारद्वाज जी हैं, समाज सेवी हैं और बिहार में निरंतर ये जनता के बीच में रह कर के काम कर रही हैं और करीब इन्होंने 6-7 महीने तक इन्होंने पद यात्रा भी की है और इन्होंने उन गांव को भी देखा है जो नरेंद्र मोदी के जो सांसदों ने गोद लिए हैं, या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहां विकास कार्य किए हैं उन गांवों तक ये इन्होंने पैदल चल करके वो यात्रा की है। आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद आपका। तो क्या कहना चाहेंगी कि आज सबसे पहला सवाल हमारा यही है कि जिस वक्त 3 राज्यों को हम बीमारू राज्य में गिनते थे, आज 2 राज्य तो संपन्न हो गए। आज भी बिहार के लोग पलायन के लिए मजबूर हैं और महाराष्ट्र में या फिर अन्य राज्यों में जाकर के, महाराष्ट्र में जाते हैं तो महाराष्ट्र लैंग्वेज नहीं आती है, मराठी नहीं बोल पाते तो मार खाते हैं, वहाँ भी वही दर दर की ठोकरें खानी। आखिरकार क्यों? उन लोगों के साथ धोखा क्यों? देखिए, आपने जो बिहार की बात करी कि बिहार एक बीमारू राज्य में था और बाकी सारे राज्य तो निकल गए, बट बीमारू राज्य में बिहार की स्थिति आज भी जस की तस बनी हुई है। और हर सेक्टर में हेल्थ का जब भी कोई रिपोर्ट आता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो सबसे पिछड़ा जो स्टेट है वो हमारा बिहार ही है। बिहार बीमारू जो था वो बिहार था, उसमें एम फॉर मध्य प्रदेश, आर फॉर राजस्थान और फिर आपका उसमें उड़ीसा भी था बीमारू में। आज के समय में सारे राज्य निकल चुके हैं, बिहार आज भी, और आज वो वक्त को गुजरे हुए 40 वर्ष हो चुका। कोई भी इंसान या कोई भी राज्य 40 साल तक बीमार नहीं रह सकता। वो आईसीयू की स्थिति में भी नहीं है, वो मरणासन की स्थिति में आ चुका है। पहली बात तो ये।
दूसरी बात आपने चर्चा करी कि माइग्रेशन की, कि जब वहाँ से पलायन की स्थिति बन रही है और उनकी वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं दो पैसे कमाने के लिए, वो महाराष्ट्र में जाकर के उनको मराठी बोलने पे मजबूर किया जा रहा है या किसी और राज्य में भी जा रहे हैं। तो स्थिति ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र में है या मुंबई में ये प्रॉब्लम आ रहा है, हम जहाँ भी हैं, हम जहाँ भी अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बिहारी जो जा रहा है वो हर जगह पे इस तरीके के प्रॉब्लम को हम फेस कर रहे हैं। इधर तमिलनाडु हो या फिर आपका तेलंगाना हो, मुझे वो भी दिन याद है जब कोरोना के वक्त में ट्रेन खगड़िया से एक ट्रेन सुबह के जब पूरी की पूरी मीडिया वहाँ पहुँच गई थी रिपोर्टिंग के लिए, तो 3 बजे सुबह में वहाँ की ब्यूरोक्रेसी जो थी, वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव में डिपार्टमेंट में बैठे हुए लोग थे, उन्होंने 3 बजे सुबह में वहाँ से ट्रेन रवाना किया था तेलंगाना के लिए। तो हमारी स्थिति इसलिए दयनीय है क्योंकि फ्लाइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी जिस समय पे नेहरू जी लेकर के आए थे, उस समय पे हमारे बिहार और झारखंड उस समय पे एक साथ था और हमारे पास ढेरों उस समय पे वहाँ के खनिज पदार्थ थे। तो उनको फ्लाइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी में क्या हुआ कि हमारे जो खनिज पदार्थ थे वो ले करके वो अपने स्टेट में चले गए। तो ट्रक खाली आया हमारे राज्य में, यहाँ से भर करके लेकर के वो सामान गए, और लेकिन हमारे राज्य को कुछ उसमें मिला नहीं। इनफैक्ट जो जिन राज्यों को मिला, जिन राज्यों को वो खनिज पदार्थ गया, वो राज्य बहुत डेवलप किए, उसमें से तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, आप गुजरात हो, जो भी स्टेट आप ले लें। तो गलतियाँ पिछली सरकार से ऐसी ऐसी भयंकर ब्लंडर मिस्टेक्स हुई हैं जिसकी वजह से आज इम्बैलेंस बना हुआ है स्टेट्स के बीच। और हमारी स्थिति, बिहार की स्थिति, मेरे कहने का मतलब है मतलब दयनीय से भी ज़्यादा मतलब विकृत रूप उसका होता जा रहा है। इस समस्या का समाधान क्या है? देखिए, हर समस्या का समाधान तो बिल्कुल है, क्योंकि अगर कोई राज्य आईसीयू में है तो वेंटिलेटर की भी तो व्यवस्था हो सकती है, उसको ऑक्सीजन दिया जा सकता है, इंजेक्शन दिए जा सकते हैं, उसको सुधारा जा सकता है, जो लोग पलायन कर रहे हैं उनको रोका जा सकता है, रोजगार पैदा किया जा सकता है, तो अपने आप बिहार संपन्न हो सकता है। देखिए, खासकर अगर मैं बताऊं कि 2014 के बाद जब से ये मोदी सरकार आई है, इन्होंने जो फंड दिया है, अगर आप देखेंगे कि बिहार को कितना फंड एलोकेट किया गया है 15वां वित्त आयोग में, उसके पहले भी, तो बहुत बहुत ही ज़्यादा दिया गया, जिसकी वजह से साउथ की एक नाराज़गी भी है कि बिहार को बेस मानकर बिहार को उठाने के लिए मोदी सरकार जो फिलहाल अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में है, उसने पूरी ताकत झोंक दी है। इतना पैसा दिया गया है, जितना गुजरात को शायद 15 साल में मिला हुआ, उतना बिहार को बहुत ही शॉर्ट टर्म में उनको इतना पैसा मिल चुका है। लेकिन फिर भी बिहार की स्थिति क्यों नहीं सुधर रही है? बिहार को सुधारने के लिए बिहार के लोगों को सुधारना होगा। पैसा तो आप ले आएंगे, वर्ल्ड बैंक की फंडिंग के लिए प्रोजेक्ट्स जो वहाँ पे उनको वर्ल्ड बैंक की फंडिंग ली जा रही है, एशियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लिया जा रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लिया जा रहा है, लेकिन फिर भी आपको डेवलपमेंट के नाम पे जो गाथा गाया जा रहा है, रोड के बारे में कहा जा रहा है कि रोड और बिजली। तो रोड और बिजली ये तो बहुत छोटी सी मूलभूत सुविधाएं हैं। जब देश दुनिया ग्लोबल लेवल पे इतनी तरक्की हो रही है, तो क्या बिहार के लोगों को उतना हम रोड और बिजली दे करके हम उनको ये ताना दे रहे हैं कि हमने आपको रोड और बिजली दे दी? वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को देखना होगा, वहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था को देखना होगा। वहाँ पे एक प्रोजेक्ट में बताऊँगी, जब मैंने यात्रा करी तो उसमें मैंने जो आजीविका में जो महिलाओं की जो मैंने स्थिति देखी, टूरिज़्म का जो मैंने हाल देखा, बिहार बहुत बड़ा टूरिज़्म का हब हो सकता था। ट्रांसपोर्ट की कोई व्यवस्था नहीं है, ट्रांसपोर्ट मंत्रालय है, हाउसिंग मंत्रालय है, लेकिन हाउसिंग मंत्रालय में बिहार सरकार आज भी बताए, लालू सरकार ने जो कहते हैं ना कि जो इतना उसका स्थिति बिगाड़ दिया, इतना बिगाड़ दिया कि उसको बनते 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 भी वक्त लगेगा। और बनाने के लिए कोई एक ऐसा चेहरा चाहिए जो कहते हैं ना कि अपनी पूरी ज़िंदगी उसके पीछे झोंक दे। जिस तरह से मैं नरेंद्र मोदी जी को देखती हूँ गुजरात में जो उन्होंने किया, या फिर हम यूपी को देख रहे हैं, तो बिहार को एक यूपी मॉडल चाहिए, एक यूपी वाला गवर्नेंस चाहिए, एक यूपी वाला इतना विशाल और मतलब चेहरा चाहिए। विशाल कहने का मेरा तात्पर्य है कि वो पूरी तरह से कहे कि मैं अपनी ज़िंदगी को खपा दूंगा या खपा दूंगी अपने बिहार के डेवलपमेंट के लिए। वैसे चेहरे की जरूरत है अभी बिहार को। पैसा बहुत आ रहा है बिहार में, पैसे की कमी नहीं है बिहार में, मतलब हंटर वाला और ऐसा चाहिए जो कि मतलब जिसकी नीयत में खोट ना हो और जो बिल्कुल तत्पर हो कि सुधारना है, चाहे जो भी हो। तो संती लाना पड़ेगा कोई, मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो क्योंकि जब परिवार नहीं होगा तो फिर तो बिहार के लिए ही पूरा समय दिया जाएगा। नहीं, परिवार तो बहुत लोगों के पास नहीं है, लेकिन बिहार परिवार की अगर आप बात करेंगे तो जयललिता जी के पास भी परिवार नहीं था, मायावती जी के पास भी नहीं है, ममता बनर्जी के पास नहीं। माफ़ कीजिएगा, मैं तीनों महिलाओं का ही नाम ले रही हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग रहे जिनका परिवार नहीं रहा, लेकिन परिवार से ज़्यादा नीयत की वहाँ पर ज़रूरत होती है कि नीयत जैसे ही साफ़ होगा कि हमको कुछ करना है। यहाँ तो योगी जी की अगर मैं बात करूँ तो योगी जी तो यूपी से आते भी नहीं है,
आपका यूपी से तो बढ़ चुका है, उनका उनका जिस राज्य से वो आते हैं, जो गोरखनाथ मठ है वहाँ से उनकी यात्रा शुरू हुई है। तो अगर उनकी ये हमारी नीयत में ये आ जाए कि हमको बिहार को सुधारना है और बिहार के लोग भी इसको कर सकते हैं, मेरा एक मत है कि बिहार के लोगों की भी एक अहम भूमिका हो सकती है। और जो आपने कहा कि, और मैं कहूँगी कि हमें एक योगी चाहिए बिहार के लिए। अब जैसे रेल मंत्री कभी लालू यादव रहे, उन्होंने जहां रेल घाटे में चलती थी उसको एक मुनाफे में लेके आए। मुख्यमंत्री रहे तो आरोप लगते रहे कि जंगल राज हो गया। ये क्या सच है कि एक तरफ वही आदमी रेलवे को डाउन से अप तक लेके जाता है, घाटे से मुनाफे की तरफ लेके आता है, और राज्य में जाते ही वो जंगल राज का आरोप लग जाता है? आपने शायद देखा होगा कि जो कोचेस थे उसमें जो साइड के जो 2 बर्थ हुआ करते थे उसमें एक और बर्थ ऐड कर दिया गया था, और वहाँ पे वो हाइट नहीं है। मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, मतलब ज्ञान मुझे गैप का काफ़ी है। एक आदमी को इतना ब्रीदिंग पॉइंट चाहिए होता है, तो आप कुछ भी करके किसी चीज़ को प्रॉफिट में ले आएंगे, उसके बाद से उसमें से वो बर्थ हटाया गया उसमें से। तो रेलवे को लेकर के जो उनकी नीतियाँ रही थी, वो नीतियाँ वैसे ही थी जो बिहार के लिए उन्होंने किया। बिहार में जंगल राज जो नाम दिया गया है, जंगल राज ऐसे ही नाम नहीं दे दिया गया है। वहाँ पे किडनैपिंग का जिस तरह से हो रहा था, मिडिल क्लास का फैमिली जो 15 से 20 हज़ार रुपये कमा रहा है, उनका किडनैपिंग हो रहा है। किस लिए? वो एक दहशत पैदा करने के लिए। बिहार के लोग लालू के राज में दहशत में रहते थे, नाम बदल लिया गया था, सरनेम लोगों ने हटा लिया था। आप मैक्सिमम लोगों से पूछिए उस दौर में लोग, मतलब कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को, मतलब बिहार में वो रहे हैं और देखा है उस दौर को, वो बहुत ही भयंकर दौर था। शाम के बाद से लड़कियों का चलना रोड पे मना हो जाता था। ज्वेलरी शोरूम जो था, जब उनकी बेटी की शादी थी तो ज्वेलरी के शोरूम बंद कर दिए जाते थे 3-3 महीने तक पहले ही से, क्योंकि वहाँ से लूट आ जाएगा। नक्सल का जिस तरह से आतंक रहा, लालू राज में नक्सल का भयंकर आतंक रहा है। जंगल राज ऐसे ही नहीं बोल दिया गया है। जिन लोगों ने उसको देखा है उनसे अगर आप बात करेंगे तो दिल दहलाने वाली घटनाएं। मैं जब भ्रमण कर रही थी और इकबारी वाले एरिया में जहाँ पे ये नक्सल का गढ़ रहा है और किस तरह से लालू यादव ने उसको हवा दिया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कहूँगी कि भूरा बाल साफ करो, किसने ये नारा दिया था? कहाँ से आया था भूरा बाल साफ करो? परवल जैसा वर्ड जो था, भूरा बाल साफ करो का मतलब क्या है? भूरा बाल साफ करो का मतलब था भू से भूमिहार, राज से राजपूत, बा से ब्राह्मण, लौ से लाला। ऊपर के जो सवर्ण हैं, जिनकी, मैं देखिए अगर मुझसे पूछेंगे तो मेरी जितनी समझ है, मैं ये कह सकती हूँ कि अगर जिनकी समझ है, अगर आप उनको ही सिस्टम से या किसी चीज़ से हटा देंगे तो नीचे वाला तो शांत से बैठा रहेगा, उसकी ताकत ही नहीं है लड़ने की। तो जो लोग लड़ने वाले थे, जो उनकी जंगल राज को चैलेंज कर सकते थे, उनको इन्होंने नारा दिया कि भूरा बाल साफ करो। और उसका बेनिफिट किसको मिला? उसका बेनिफिट लालू यादव ने लिया तो सिर्फ अपने लिए लिया, अपने परिवार के लिए लिया। अपने ऊपर जब उनको खुद के ऊपर जब चाबुक चला तो उन्होंने अपनी पत्नी को बिठा दिया। आज के समय में पूरा परिवार उनका, उनकी बेटी, उनका बेटा, उनकी पत्नी और स्वयं वो उस पार्टी को चला रहे हैं। ये समाजवाद है। अब तेजस्वी तो कह रहे हैं कि हम तो बिहार के लोगों को रोजगार भी देंगे, जो इस सरकार ने नहीं काम किए उन कामों को हम करेंगे और हम बिहार के हित में काम करेंगे। मैं 2 बात कहूँगी। तेजस्वी हेल्थ मिनिस्टर रहे और हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट का ये जजमेंट है। पूरे बिहार के लिए 15-15.5 हज़ार डॉक्टर्स चाहिए, गवर्नमेंट पे रोल पे जो डॉक्टर्स होने चाहिए। 7,000 डॉक्टर्स हैं, 7,500 डॉक्टर्स नहीं है। ये मैटर हाई कोर्ट में गया, कोई PIL बना कर लेगा और PIL से डिसीजन आया। उन्होंने कितनी अपॉइंटमेंट्स करी हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में? हैं वो हेल्थ डिपार्टमेंट में, बात वो टीचर्स वैकेंसी की कर रहे हैं, टीचर्स को बहाल कर रहे हैं। दूसरा, मैं जिस की आपने बात करी, उनके पिताजी का युग पे मैं ले चलती हूँ, फिर से जंगल राज की मैं दिखाती हूँ आपको तस्वीर। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में फरजंद अहमद एक पत्रकार थे और उन्होंने ये खुलासा किया था कि गाड़ियों को रिपेयर करने के लिए, वहाँ जो बसेस चल रही थी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में बिहार सरकार की, उसके रिपेयरिंग के लिए पैसे नहीं थे, बसेस नहीं चल रही थी, उससे ज़्यादा उन्होंने स्टाफ भर लिया था। तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो चल रहा था उसमें गाड़ियाँ नहीं चल रही थी, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम नहीं हो रहा था। वहाँ के लोगों को चाहिए अगर 10 आदमी तो वहाँ पे 500 आदमी थे, ये रेशियो था और उनको बिठा कर सैलरी दी जा रही थी। तो शायद तेजस्वी उसी वैकेंसीज़ की बात कर रहे हैं कि इस तरह से करके वो दिखाएंगे कि हमने 5 लाख या 10 लाख हमने रोजगार दे दिया। तो मुझे लगता है कि उसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। बिहार में पैसा ही नहीं है। बिहार के पास 60,000 करोड़ का फंड है अपना स्वयं का,
कि कौन से मतलब कि किस तरह की वो बातें कर रहे हैं। एक समझदार की तरह बात करें तो कुछ बात भी की जाए। वो जिस तरीके का बिना सर पैर की राहुल गांधी जैसी बातें अगर करते हैं तो उस पर तो मतलब कि बोलना भी लगता है कि गठबंधन में तो है, राहुल गांधी के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। वो तो मजबूरी है, कांग्रेस ने खड़ा किया है उनको, तो कांग्रेस जाएगी कहाँ। कांग्रेस को तो राहुल के को चुनाव तो लड़ना ही होगा तेजस्वी के साथ। तो राहुल जैसी बात नहीं करेंगे तो फिर कैसी करेंगे? हाँ बिल्कुल सत्य है कि अच्छा, एक बात बताइए कि बिहार एक ऐसा राज्य जहाँ से बड़े बुद्धिजीवी लोग, तार्किक बुद्धि वाले लोग और जो आईएएस पीसीएस वहाँ से निकलने वाले लोग, वो तो बिहार छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद बिहार इतना सब कुछ देने वाला आखिरकार क्यों पीछे पिछड़ा? देखिए, बिहार में बुद्धिजीवी लोगों की कमी नहीं है। बिहार के लोग बुद्धि बल में और शारीरिक बल में, दोनों में अव्वल हैं, दोनों में बेहतरीन हैं। लेकिन एक रिपोर्ट की तरफ मैं आपको मतलब इशारा मैं कर रही हूँ, आपको बताना चाहूँगी कि आप भी वो इस रिपोर्ट को देखें। बिहार में आज की जो शिक्षा व्यवस्था, एक समय पे जब शिक्षा मतलब कि इस तरह की शिक्षा थी कि बिहार से साइंस कॉलेज और बिहार के जितना भी पटना साइंस कॉलेज, आर्ट्स कॉलेज, जितना बीएन कॉलेज, एएन कॉलेज जो भी था, वहाँ से पढ़ करके लोग जुबली हॉस्टल तक पहुँचते थे। दिल्ली का जुबली हॉस्टल से आप अवगत होंगे इन नामों को। और वहाँ के जो गार्ड थे, वहाँ के जो हॉस्टल या जो इंचार्ज हुआ करते थे, गेट कीपर से भी अगर आप पूछते तो वो लोग कहा करते थे कि बसों में भर भर करके बिहारी वहाँ से रवाना होते थे और यूपीएससी की ट्रेनिंग के लिए वहाँ से मसूरी निकलते थे। आज के समय में बिहार का उसी कॉलेज में एडमिशन में बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं, बच्चे भर नहीं पा रहे हैं, सारे के सीटें खाली हो रही हैं, सीटें खाली हैं, लोग यहाँ एडमिशन नहीं ले रहे हैं, सेशन तो लेट चल ही रहा है। अब वो स्थिति बिहार की नहीं रही जो एक समय पे बिहार की स्थिति थी। लोग पहले बुद्धिजीवियों ने पलायन किया और बुद्धिजीवियों के पलायन करने के बाद से वहाँ से मुझे लग रहा है क्या कि शायद लक्ष्मी, और जब सरस्वती का पलायन होता है तो लक्ष्मी का भी पलायन होता है। पहले कुछ अच्छे लोग निकले, अच्छे लोग कहने का मेरा मतलब है कि जिनके लिए रोजगार मौजूद था बड़े बड़े जगहों पे, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जहाँ पे वो अच्छी सैलरी ले सकते थे, उनका निकलना, कि नीचे के जो तबके के लोग थे, जो गरीब लोग थे, बहुत एवरेज से उनकी घर से कमाई थी, गांव के जो लोग थे, अब उनका पलायन शुरू हुआ। तो बिहार की स्थिति आप देखिए दैसे दयनीय, मतलब उसकी स्थिति दिनों दिन गिरती जा रही है। इसलिए मैं बार बार आज भी देखती हूँ कि जो बुद्धिजीवी वर्ग था वो निकला और अब वो वापस बिहार नहीं जा रहा है। आज के समय में जो ब्यूरोक्रेट्स, जो बाहर के ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्या वो बिहार में बस रहे हैं? और क्या जो बिहारी ब्यूरोक्रेट्स हैं जो बाहर थे, या जो बुद्धिजीवी है, क्या वो बिहार में जा रहा है? फिर भी अभी भी मुझे लगता है कि वो लोग तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े लोग बिजनेसमैन के तौर पे रहे हैं। मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से अब प्रशांत किशोर हैं, तो जो जन स्वराज का नाम लेकर के पार्टी बनाई, उसके बाद अब जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, क्या ये राजनीतिक कैरियर बनाने के लिए हैं, बिहार को सुधारने के लिए हैं, या फिर एक कह सकते हैं राजनीतिक स्टार्टअप शुरू करने वाले हैं? देखिए, प्रशांत को लेकर के मैं नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी। अगर कोई एक अच्छी नीयत से आ रहा है तो उसके बारे में हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि बिहार में जो भी हैं वो टेस्टेड एंड ट्राइल्ड लोग हैं, जो भी हैं आज के समय में। तो प्रशांत एक नई रूपरेखा दिखा रहे हैं बिहार को लेकर के, कि वहाँ के बच्चों की पढ़ाई को लेकर के, माइग्रेंट्स जो हैं उनको लाने को लेकर के। तो एक अपॉर्चुनिटी तो किसी को भी देना चाहिए। अगर बच्चा भी कहता है मैं बेहतर करूँगा, तो बिहार की बेहतरी की अगर वो बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम उनके साथ हैं। लेकिन कुछ गतिविधियाँ जो आज के समय में चल रही हैं, जो कीचड़ एक दूसरे के ऊपर फेंका जा रहा है कि उन्होंने ऐसा किया, ठीक है, उनको आईना दिखाना एक मतलब लगता है कि ठीक है आप कर सकते हैं, लेकिन जो रोड मैप बिहार के डेवलपमेंट को लेकर के उनको बताना चाहिए था कि हमारे पास कितना फंड है, हम अगर एजुकेशन पे काम करेंगे या फिर हम एजुकेशन पे अगर काम करेंगे तो एजुकेशन आज के समय में उत्क्रमित उत्कृष्ट विद्यालयों को सिर्फ नाम बदल दिया गया है, लेकिन वहाँ पे किस तरीके का हुआ, कितने स्कूल्स हैं, कितने कॉलेजेस हैं, तो उसकी रूपरेखा कैसे बदलेंगे। हेल्थ सेंटर्स बिहार में बिल्कुल भी नहीं है, हॉस्पिटल्स का बुरा हाल है, तो उन सारी चीज़ों में कैसे बदलाव लाएंगे। खास करके देखा जाए टूरिज़्म का बहुत बड़ा हब है। अगर आप देखें हमारे यहाँ बुद्ध हों, जैन हों, हमारे यहाँ महावीर तीर्थंकर हों, फिर आपके हमारा जो आपके पंजाब के जो सिख गुरु हैं हमारे, उनका वहाँ पे गुरुद्वारा है पटना साहिब में। तो टूरिज़्म डिपार्टमेंट में भी अगर आप देखेंगे, राजगीर है हमारे पास मुंगेर में, अंग प्रदेश में इतना ज़्यादा टूरिज़्म को लेकर के, रोहतास में टूरिज़्म को लेकर के बहुत बड़ा सेक्टर है, गया टूरिज़्म का सेक्टर हो सकता है। तो उन सारी चीज़ों पे, क्योंकि उससे फ़ंड कैसे जनरेट होगा, किस तरह से फ़ंड आएगा और कैसे वो फिर बिहार के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि ये रोड मैप भी उनको जनता के बीच में लाना चाहिए था। और
उन चीज़ों पे अगर शायद वो बोलते तो ज़्यादा अच्छा लगता सुनने में। अगर वो कीचड़ फेंकेंगे तो दूसरी तरफ से भी मतलब जो भी होगा वो कीचड़ में एक दूसरे के ऊपर सिर्फ कीचड़ ही उड़ेलने का काम होगा। तो जहाँ तक संभव हो वो बिहार की जनता को लेकर के बात करें। ये आरोप प्रत्यारोप का दौर हम लोगों ने बहुत देखा है। अभी बिहार को उसकी उन चीज़ों को वो बिहारी सुनना नहीं चाहता है अभी। अब एक युवा चेहरा और है बिहार के अंदर, जो चिराग पासवान। वो भी कई बार कहते हैं कि मैं भी बिहारी हूँ, और वो बिहारी नीतियों पर कहीं ना कहीं युवाओं के बीच में अपनी पहचान बना रहे हैं। तो उनको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये रामविलास पासवान जी के बेटे हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान जी ठीक है, बहुत अच्छा कहते हैं उन्होंने, मैंने सुना भी है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। मैं चिराग पासवान जी को कहना चाहती हूँ और आम जनता से भी मैं ये कहती हूँ कि बिहारियों के लिए हमारे यहाँ अभी युवा का जो पॉपुलेशन है ना वो सबसे ज़्यादा है। मैं कहती हूँ यंग बिहार, यंगेस्ट बिहारी। हमारे कैबिनेट्स में, हमारे बाकी सारे चीज़ों में युवाओं को दिखना चाहिए, पॉलिटिक्स में भी दिखना चाहिए, समाज सेवक के तौर पे भी दिखना चाहिए। तो चिराग पासवान की जो पहचान है वो रामविलास पासवान के बेटे की तौर पे है। चिराग पासवान ने भी कोई ऐसा बेहतरीन काम बिहार के लिए नहीं किया है कि हम कह सकते हैं कि चिराग पासवान, ना ही कुछ उन्होंने नीतियों पे बात करी है कि बिहार के लिए वो क्या करेंगे। 5 सीट उनको मिलता है लोकसभा में, जिसमें कि सबों को पता है कि 2 तो वो खुद और अपने बहनोई को चुनाव लड़वाते हैं। एक अशोक चौधरी की बेटी जो है वो सीट बिका है उसमें, ये पूरी जग जाहिर है, सभी जनता को पता है, प्रशांत भी इसके ऊपर कह चुके हैं। और एक सीट राजेश वर्मा को जाता है। तो ये 4-5 लोग मिल करके चुनाव लड़ लिए, और उसके लिए, और ग्राउंड पे तो उनका कुछ मतलब कि मौजूदगी ही नहीं है। तो युवा चेहरा होने का मतलब ये नहीं हो गया ना। युवा चेहरा होने का मतलब है कि आप में, अगर प्रशांत को मैं इसलिए भी कहूँगी, प्रशांत चल रहे हैं, इतने दिनों से पद यात्रा में हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, देख रहे हैं इस तरीके का क्लाइमेटिक कंडीशन, इस एडवर्स सिचुएशन में भी लोगों के बीच वो डटे हुए हैं। तो अगर चिराग कुछ ऐसा करे तब चिराग की बात हो ना। युवा होने के नाते सिर्फ युवा चेहरा हो तो हमारा बिहार तो युवा ही है। तो वो तो मोदी का हनुमान है। देखिए, मोदी जी के हनुमान जो भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप को क्लेम करते हैं मोदी जी के हनुमान हैं। मोदी जी ने कितनी बार बोला है उनको क्या उनके वो हनुमान हैं। मोदी जी किनको सराह रहे हैं सच्चाई में, तो वो तो दिखता है, जो काम कर रहा है, जो रिजल्ट दे रहा है, मोदी उनको सराह रहे हैं। मोदी का हनुमान, मुझे तो नहीं लगता कि कभी मोदी ने खुद से बोला है कि चिराग को मैं हनुमान मानता हूँ या चिराग मेरे हनुमान है। अच्छा, एक राज्य की तरफ एक प्रधानमंत्री की इस तरह की नज़र रहना कि हर समय बिहार को संपन्न बनाने के लिए काम करना, नीतीश मुख्यमंत्री हैं उनके साथ बैठना, बातचीत करना, फंड रेज करना, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप कि जो सेंटर की जो गवर्नमेंट है, अब तो कह सकते हैं कि साथ में है तो डबल इंजन की सरकार ही मानी जाएगी, तो उसने कितना विकास किया? डबल इंजन का जो इंजन है वो ट्रैक पे है या जाम में फंसा हुआ है? मोदी जी के ऊपर बिहार का विश्वास पूरा है। आपको याद होगा 2014 के चुनाव में 40 में से 39 सीट आया था, और गांधी मैदान से जिस समय पे मोदी जी भाषण दे रहे थे और वहाँ पे कुछ बम विस्फोट हो गया था, और उस समय पे लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो पटाखे छूट रहे हैं। तो ये विश्वास है एक सामने वाले पे कि वो मतलब इस तरह से लोग उनको सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि उनको लग रहा है कि कुछ पटाखे छूट रहे हैं। और मुझे आज भी याद है कि एक महिला ने अपने पति को खो दिया था और मोदी जी ने उनसे बात करी थी, और ये टेलीविज़न पे टेलीकास्ट भी इसका हुआ था। तो ये हमारा विश्वास है मोदी जी पे, और मोदी जी पे आज भी वो विश्वास बना हुआ है। और डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है, मैं तो बार बार यही कह रही हूँ कि बिहार को चलाने के लिए एक, जो कहते हैं ना, एक ऐसा इंसान चाहिए जिसके अंदर जज्बा हो कि हमको बिहार के लिए कुछ करना है। वो चेहरा हमें आज के समय में प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है वहाँ नज़र नहीं आता। राहुल गांधी कह देते हैं, अब तो कह रहे हैं कि अब तो 75 के होली, अब तो चले जाएंगे मोदी जी। राहुल के का कहना कि 75 के लिए चले गए, बहुत लोग 75 में तो क्या 75 क्या 60-70 में ही ऊपर चले जाते हैं। जिस इंसान ने अपने आप को इतना साधा हो, जो इतना स्वस्थ हो, तो वो 75 में रिटायरमेंट नहीं होती है उसकी। मानसिक बल पे में जिस तरह से आज भी जो राहुल गांधी हैं वो मैं ज़्यादा उनका नाम लेकर के बोलना भी नहीं चाह रही थी, वो कहीं स्टैंड नहीं करते हैं। नहीं तो शारीरिक क्षमता में टी-शर्ट पहन करके पार्लियामेंट में चले जाने से कोई जिस तरीके की वो भाषा का प्रयोग करते हैं, और डायनेस्टी वाले जो वो नेता हैं,
तो उस तरीके की एक्सेप्टेंस कहाँ होती है, मतलब कि पब्लिक डोमेन में। आज भी तो मोदी जी इतने लंबे समय से बने हुए हैं, गुजरात में बने रहे, फिर बैक टू बैक आकर के सेंटर में प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, तो आज भी तो विश्वसनीयता में आज मोदी अव्वल पे ही हैं और अव्वल पे रहेंगे। और राहुल उनके लिए जो भी बोल लें, वो राहुल कुछ भी बोल सकते हैं। सरेंडर कर दिया। वो इंसान, एक मैं बात कहना चाहूँगी, एक बिगड़ैल माँ बाप का जो बेटा होता है ना, बड़े बाप का जो बेटा होता है, बिगड़ैल बेटा होता है, वो कुछ भी बोलता है और उसके पीछे लोग लगे रहते, ओहो गुड बॉय करके, यू आर ए गुड बॉय, डोंट डू दैट, डोंट डू दिस। ठीक है, राहुल वही है। कह रहे हैं कि बिहार में जाएंगे तो सिस्टम हिला देंगे। अब कुछ नहीं कर सकता है वो आदमी, कोई ताकत नहीं है। हमारे साथ युवाओं की फौज है, तेजस्वी साथ है, और भी लोग शामिल हैं। तो वो युवा की फौज दिखनी चाहिए ना, युवा की फौज जो रिजल्ट आता है, अभी तो लोकसभा का चुनाव हुआ, तो आपको, और बिहार की ही बात क्यों मैं करूं, उनको 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से क्यों चुनाव लड़ना पड़ना, इतना भय था, अमेठी से हार गए तो इतना भय हो गया कि कहीं से भी जा करके जीत करके वो लेकर के आ जाओ। मैं उनको इसी तौर पे देखती हूँ कि एक बिगड़ैल बड़ा बाप का जो बेटा होता है, जिस तरीके की हरकतें वो करता है, जिस तरीके की वो बातें बोलता है, राहुल गांधी में वो सारे गुण विद्यमान हैं, टोटल सारे गुण विद्यमान हैं। उनके पास एक डायनेस्टी है, वो डायनेस्टी का जब तक खा सकते हैं, परिवार जब तक खा सकता है, देश भी देखेगा। तुषार गांधी तक को लोगों ने नहीं माना, और उनकी जब वो जिस समय चंपारण में वो भाषण दे रहे थे, उस समय पे उनकी कितनी बेइज्जती हुई है। तो मैं भी कहना चाहूँगी कि तुषार गांधी जी को हमने उठाना है, गांधी जी को उनके पोते परपोते नहीं उठाएंगे। देश को चलाने के लिए वो नियत वाला आदमी चाहिए, वो डायनेस्टी नहीं चलेगा। यहाँ पे मोनार्क नहीं है हमारे देश में। और जिस समय पे देश आज़ाद हुआ था, नेहरू जी के हाथों में ही थी ना ताकत, उस समय पे वो कर देते ना, जो इंग्लैंड की जो नीतियां है कि एक तरफ मोनार्क होता, दूसरी तरफ 2 बाइकैमरल है ना, वहाँ पे उस तरीके का कर देते वो, कि एक तरफ मतलब कि राजा रजवाड़े का जो रहता है, वहाँ यहाँ भी कॉमनवेल्थ वो बना देते कि हर राज्य से कुछ पैसा लेते और उस तरीके से इनकी डायनेस्टी ऊपर चलती रहती, और कम से कम लोगों को, जिनको राज्य को बढ़ना था, देश को बढ़ना था, देश एटलीस्ट उस गति से और उस दिशा में बढ़ पड़ता। आज के समय में उन्होंने बीजारोपण का काम नहीं किया, स्कूल के ऊपर उन्होंने काम नहीं किया, और डंके की चोट पे कहा जाता है कि हमने इतने आईआईटी और इतने आईआईएम स्थापित कर दिए। तो उन्होंने, क्योंकि स्कूलिंग भी उन्होंने इंग्लैंड से करी, कॉलेज भी नेहरू जी ने इंग्लैंड से किया, तो आईआईएम, आईआईटी, आईआईएम तो तब आएगा ना जब स्कूलिंग अच्छी होगी। आपके पास स्कूल है ही नहीं, तो यहाँ पे उसकी फिर उसमें एंट्री किन की होगी? तो स्कूल पे कोई काम नहीं हुआ, बेसिक लेवल पे कोई काम नहीं हुआ। और मैं बार बार यही कहूँगी कि जो चूक, एक बड़ी चूक कर दी नेहरू जी ने, उनको इंग्लैंड वाली व्यवस्था को, जो उनके साथी थे, मित्र थे, उनसे बोल करके उनको काफ़ी सपोर्ट मिला है वहाँ की सरकार से, वहाँ के जो राजशाही ठाट था, तो उस समय पे देश में भी वो चीज़ करवा लेना चाहिए था। तो क्या लग रहा है कि अब बिहार के अंदर ओवैसी है, वो भी बड़े जोर शोर से लगे रहते हैं, और पिछली बार भी बड़ी अच्छी भूमिका में उन्होंने चुनाव लड़ा, तो अब की बार कहाँ देख रहे हो ओवैसी को? ओवैसी साहब बिहार में कितने मतलब सक्सेसफुल है मुझे नहीं पता। थोड़ा सा सीमांचल वाला जो एरिया है, जो थोड़ा आकर के बांग्लादेश, हाँ बांग्लादेश के लोग आकर के काफ़ी उस तरफ हैं, तो हो सकता है वहाँ पे थोड़ा बहुत जो वहाँ उनके लोग होंगे, काम अगर कर रहे होंगे तो वो क्राउड उनके साथ चला जाए। बाकी तो मैं और कहीं किसी ज़िले में तो ओवैसी साहब की कोई भूमिका नहीं देखती हूँ, और ना ही कोई इम्पैक्ट देखती हूँ। वो कह रहे हैं कि खेल बिगाड़ने का काम तो हम कर ही देंगे। अगर राजनीति में यही चल रहा है कि कौन किसका खेल बिगाड़ेगा, तो बिहार का खेल ना बिगड़ जाए, और बिहार को एक अच्छे नेतृत्व की जरूरत है। तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से एनडीए गठबंधन है, ये मोदी के साथ बिहार चलना चाहता है? बिल्कुल, बिहार मोदी के साथ ही बिहार चलने के लिए तैयार है। पीछे भी आप देखें कि पीछे भी तो मैं बताइए आपको कि मोदी जी के साथ गया विधानसभा, पिछला इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ, इसमें भी मोदी जी के ऊपर विश्वास लोगों ने दिखाया। तो आज भी बिहार जो है वो मोदी की तरफ ही देख रहा है। नहीं तो गांधी मैदान की जो घटना का मैं जिक्र कर रही हूँ, या और भी जगहों पे जहाँ वो जा रहे हैं, वो मोदी के जो नारे लग रहे हैं, और एक युवाओं के अंदर और हर महिला पुरुष के अंदर, अगर आप देखिएगा बिहार की जनता के अंदर एक आज भी वो जो जिज्ञासा है, जो खिंचाव हुआ मोदी जी के प्रति आज भी लोगों का बना हुआ है। अच्छा, एक वीडियो वायरल होती है नीतीश जी की, मोदी जी मंच पे बैठे हैं, उनका हाथ ऐसे करके देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर के? नीतीश जी शायद थोड़ी सी उनकी तबीयत शायद नासाज है, तबीयत सही नहीं है, और
कुछ ऐसा लोग कर जाते हैं उम्र के जिस पड़ाव पे हैं, तो बड़े हैं मुझसे उम्र में, कुछ दिन तक उन्होंने बिहार का नेतृत्व किया है। मैं भी नीतीश जी के जो का जो कार्य रहा है, जो उनका मतलब पूरा जो कार्यकाल रहा है, उसमें जो भी डेवलपमेंट हुआ है उसको नकारा नहीं जा सकता है। जंगल राज से जिस समय पे उन्होंने निकाला बिहार को, तो मैं नीतीश जी के लिए कहूँगी कि नीतीश जी को एक बहुत गरिमामयी तरीके से उनकी एक विदाई होनी चाहिए। हम नहीं चाहेंगे कि बिहार की जनता नीतीश को उस रूप में याद करे जैसे लालू के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करती है। नीतीश जी के लिए एक स्वाभिमानी व्यक्ति रहे हैं नीतीश जी। हमेशा से हमने उनको संसद में, जब वो रेल मंत्री थे तब भी हमने उनको अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में उस तरह से बातचीत करते हुए, दहाड़ते हुए बिहार के डेवलपमेंट के लिए बात करते हुए देखा है। खुद को वो रिज़ाइन करने के लिए तैयार थे जब भी कुछ गलतियाँ होती थी, तो नीतीश को हमने उस रूप में भी देखा है। अगर आज वो स्वस्थ नहीं हैं तो मैं उनके ऊपर कुछ गलत बोलूं, ये हमारे मर्यादा के खिलाफ। तो क्या लग रहा है कि भाजपा का मुख्यमंत्री बिहार को मिलेगा या फिर नीतीश की पार्टी से? अब देखिए, उन दोनों में तो गठबंधन है, तो उसमें किसका मुख्यमंत्री बनता है ये तो उनके पार्टी का, उनका आपस का कॉल है, एनडीए का। इसमें हम लोगों का कोई अनुमान लगाना, कोई चेहरा तो ऐसा दिखता नहीं है कि हाँ वो आ सकते हैं। अब उम्मीद यही है कि मतलब ऐसा चेहरा आए जो कि बिहार के डेवलपमेंट की बात करे और बिहार को आगे लेकर के जाए। कौन चेहरा है ऐसा? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और कयास बहुत सारे लोगों पर लगाया जाता है। कयास जहाँ लगता है मोदी जी उस चेहरे को मतलब उसको आगे वो बढ़ता नहीं है। जिनका नाम आगे आ गया वो समझिए को पिछड़ गए रेस में। तो अगर कोई ऐसा चेहरा निकल करके आता है जो हमेशा मोदी जी का एक एक्सपेरिमेंट रहा है और हर एक्सपेरिमेंट उनका सक्सेसफुल रहा है, और एक्सपेरिमेंट मैं मानती हूँ कि इसलिए भी सक्सेसफुल रहा है कि जो जिस आदमी ने इतने दिनों तक ज़मीनी स्तर पे काम किया, तब वो फिर गुजरात के सीएम बने और लगातार वो पायदान पे, एक पायदान का दूसरे पायदान चढ़ते रहे और एक से एक बेहतरीन डिसीजंस उन्होंने लिया है। एटलीस्ट मैं तो उनकी बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि देश को लेकर के उन्होंने बहुत ही बेहतरीन 370 हो सीईओ को जिसको लेकर के वो आना चाह रहे थे, कांग्रेस की सरकार ने नहीं लाने दिया, एनआरसी नहीं लाने दिया। तो अच्छे डिसीजंस हैं, अच्छे सोच के साथ बिहार को भी मुझे लग रहा है कि ऐसा नेतृत्व वो प्रदान करेंगे जो बिहार को आगे बढ़ाएगा। क्योंकि जब तक बिहार नहीं बढ़ेगा देश नहीं बढ़ सकता। बिहार का एक अहम योगदान है देश के जीडीपी में, तो देश को आगे बढ़ने के लिए बिहार को आगे बढ़ना ही होगा। मतलब युवा चेहरा चाहिए या फिर जिस तरीके का योगी जो एक्शन लेते हैं उस तरह का? देखिए, युवा चेहरे का कहने का है कि जिस समय पे योगी जी आए थे उस समय पे उन्होंने बोला भी था कि वो राहुल और अखिलेश के बीच में हैं, दोनों के मतलब एज का अगर बात की जाए तो योगी जी एक युवा भी थे उस समय पे, जिस समय पे वो मुख्यमंत्री बनने के लिए जा रहे थे। साथ में योगी जी की समझ भी वैसी थी, वो फिजिक्स के विद्यार्थी रहे हैं, तो युवा भी थे लेकिन उनकी अपनी समझ भी थी। और दूसरी उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो कार्यशैली है वो भी थी उनकी। तो वैसे नेतृत्व की जरूरत है जिनकी अंडरस्टैंडिंग भी हो। युवा से सिर्फ नहीं कुछ होता, युवा की अपनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसके अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि कुछ। तो आपको क्या लग रहा है कि ये 5 साल डबल इंजन की सरकार और बिहार की किस्मत बदल पाएगी? अभी तक जो रहा उसमें तो कोई बहुत बेहतरीन बदलाव तो दिखता नहीं है। आने वाले 5 साल, आने वाले 5 साल में अब किसकी, अब फिर वो जिस तरह से सरकार चलती आ रही है वैसी सरकार की तो अपेक्षा हम नहीं कर रहे हैं कि वैसी ही सरकार चलती रहे। लेकिन बिहार का दुर्भाग्य कहिए कि वोटिंग पैटर्न ऐसा और सीटें जिस तरह से निकल करके आती हैं कि ट्रायंगुलर फाइट जैसे ही होता है। तो ट्रायंगुलर फाइट में क्या होता है, एक ट्रायंगल में जब आप 2 एंगल को जोड़ेंगे तो एक एंगल से आपका मेजॉरिटी नहीं आ रहा है। आप 243 के लिए जो हाफ सीट चाहिए, 124 चाहिए, 123 चाहिए, तो 123 पे आप आ नहीं रहे हैं। तो 123 पे नहीं आ रहा है, कोई ना कोई गठबंधन होगा ही होगा। तो 2 एंगल का जब गठबंधन होता है तो उसमें से वो होती है। तो खींचतान तो आपने देख ही रहे हैं कि बिहार में कोई विपक्षी नहीं रहता है। बिहार में मतलब कभी एनडीए का सरकार है तो हम एनडीए की सरकार कह रहे हैं, कल की डेट में नीतीश कुमार यहाँ से खिसक करके अगर चले जाएं राजद की तरफ से, राजद की तो फिर वो दूसरी हमारी एक अलग गठबंधन की सरकार वहाँ पे बन करके तैयार हो जाती है। तो बिहार को एक ट्रायंगुलर फाइट में अब नहीं रहना होगा, बिहार को वन वर्सेस अदर रहना होगा कि एक पार्टी और दूसरी पार्टी के साथ उनका हो, एक तीसरा फ्रंट अगर ना खुले तो बिहार की बेहतरी के लिए बेहतर होगा। मतलब विपक्ष तो नहीं मजबूत चाहिए, विपक्ष बहुत मजबूत विपक्ष चाहिए। विपक्ष ऐसा नहीं चाहिए कि एक करवट लिया तो हमने इसके साथ सरकार बना ली और दूसरी करवट लिया तो हमने इसके साथ सरकार बना ली। वो ढुलमुल रवैया नहीं चाहिए, उनको एक बहुत मजबूत विपक्ष चाहिए और सरकार भी जो चाहिए वो स्ट्रांग सरकार चाहिए। नीतीश जी पे एक आरोप लग रहा है, कह रहे हैं कि जो अब वोट समीक्षा जो हो रही है उसमें वोटों को काटा जा रहा है, बड़े व्यापक रूप पे काटा जा रहा है और जगह जहां उनकी वोट नहीं है वहां पे उनको
वोट हटाए जा रहे हैं? देखिए, बिहार की बात मैं अगर कहूँ, मेरी जितनी जानकारी है, मैं बिहार के गांव-गांव को भ्रमण की हूँ, इस आधार पे बोल रही हूँ। बिहार में एक अगर कोई बाहर रह रहा है, और ज़्यादातर लोग जो अच्छी फैमिलीज़ हैं या फिर जो गांव में लोग जो पुरुष है वो भी बाहर है, तो बाहर भी उसका एक वोटर कार्ड में नाम है और दूसरा एक गाँव में भी नाम है। और एक है कि एक हमारे जैसे लोग हैं, तो मेरा तो मान लीजिए दिल्ली का वोटर कार्ड है, तो लेकिन साथ में हमारे जैसे लोगों का, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बिहार में भी वोटर कार्ड है। तो उस तरह से अगर उसमें कुछ स्क्रीनिंग हो रही है, तो क्या बुराई है उसके अंदर? क्या ये पॉसिबल है? क्या विपक्ष ये तो आरोप लगा रहा है, पूरे पूरे कह रहे हैं कि ये मतलब लोकतंत्र के साथ ये खिलवाड़ हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वोटरों को हटा दिया जाएगा तो फिर लोकतंत्र कहाँ बचेगा? विपक्ष के रहते हुए कौन सा लोकतंत्र था? मैं केशवानंद भारती केस का जिक्र करना चाह रहे हैं क्या आप? जिस समय पे 4-5 जजों को बाइकआउट करके इंदिरा गांधी ने बना दिया था, उस समय पे लोकतंत्र कहाँ चला गया था? जिस समय पे आर्टिकल 31 हटा दिया गया था, उस समय पे लोकतंत्र कहाँ चला गया था? जिस समय पे इमरजेंसी लगा दिया गया था, उस समय पे लोकतंत्र कहाँ चला गया था? जिस समय पे नसबंदी हो रही थी, उस समय पे लोकतंत्र कहाँ चला गया था? एक दो घटनाएं नहीं है, सिर्फ केशवानंद भारती केस से ही मैं आपको 50 घटनाएं बता सकती हूँ कि कानून की धज्जियां उड़ा दी गई। राहुल गांधी हमेशा संविधान की किताब हाथ में लेकर के चलते हैं। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहती हूँ कि आर्टिकल 31 कैसे हट गया? फंडामेंटल राइट से आर्टिकल 31 कैसे हट गया? और आर्टिकल 31 किसके लिए था? उस समय पे बिनोवा का जो जमीन लिया गया था, इतना बड़ा आंदोलन चला था, देश भर से इतना जमीन डोनेट किया गया था, वो जमीन का क्या हुआ? तो आपने आर्टिकल 31 क्यों हटाया? आपने प्रिवी पर्स क्यों हटाया? आप बैंक नेशनलाइजेशन की बात करते हैं, बैंक का नेशनलाइजेशन क्यों हुआ था? तो राहुल गांधी को ना जवाब देने वाला, और ऐसे लोगों को जवाब नहीं देते हैं। मैं आपको बार बार ये कहूंगी कि एक बिगड़ैल बच्चे को अगर वो बार बार प्रश्न करे, तो मैं उसको, तो अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं उस कैपेसिटी में नहीं हूं कि मैं उनको जवाब दे सकूं, मेरी वो अथॉरिटी नहीं है, और मैं जवाब देना भी नहीं चाहूंगी ऐसे आदमी को। ऐसे लोग को हमारे बिहार में कहते हैं थेथरई पे। जो थेथर है कि आपने कुछ गलत किया नहीं, फिर भी आपको टच करके कहेगा कि लो छू दिए तुमको, अब क्या कर लोगे? तो थेथरई पे कोई उतारू है, तो थेथरई करते रहे। बिहार की जनता समझती है इन चीज़ों को। तो राहुल गांधी मंच पे दिखाई देंगे वो लाल किताब वाला संविधान हाथ में कि खतरे में है लोकतंत्र, गया, इन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर दी, इसकी कसम देख लो, ये अब तुम्हारे अधिकारों का हनन हो जाएगा? सिर्फ लाल किताब नहीं है, लाल झंडा वाले वो हैं, लाल झंडा की नीतियों वाले राहुल गांधी हैं। और लाल किताब में मैं पूछ तो रही हूँ कि लाल किताब में आर्टिकल 31 फंडामेंटल राइट से क्यों हटा? उन गरीबों को जवाब दीजिए। विनोबा का भूदान मूवमेंट क्यों चला था? उन गरीबों को जवाब दीजिए। जितना आपके, और वो किस समय पे हटा था? इमरजेंसी के वक्त में हटा था। जिस समाजवाद की चर्चा हो रही है, समाजवाद का क्या मतलब होता है? जिस शब्द को जोड़ा गया संविधान के अंदर, क्या देश के अंदर समाजवाद है? तो हर समाजवाद पार्टी जो है, जो अपने आप को क्लेम करती है, वो समाजवादी अपना रुख अपनाए। सबसे पहले खुद से शुरू कीजिए। और राहुल गांधी की बातों का जवाब नहीं हो सकता है। क्या है बिहार का भविष्य? देखिए, बिहार का भविष्य जो है वो, क्योंकि बिहारी बेहतर है, वो जहाँ जा रहा है परफॉर्म कर रहा है। मैं आपके सामने जो बैठी हुई है, मैं भी एक बिहारी हूँ। मुझे किसी ने पूछा था पलायन कि, तो करना पड़ा ना आपको भी? यही सवाल किसी ने मुझे परसों पूछा कि आप पलायन कर गई। तो उस समय पे, जिस समय पे जंगल राज था, उस समय पे मैं क्लास 10th की थी और 12th की थी। अगर पलायन नहीं करते तो हम भी तो वहीं फंसे रहते। तो पलायन करके अगर वो ताकत बनी, थोड़ी समझ डेवलप हुई, फिर से बिहार का रुख हमने कर लिया। ऐसा तो नहीं कि बिहार में अभी मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है कि मैं कुछ अपॉर्चुनिटी को लेकर के जा रही हूँ। बिहार की स्थिति आज भी उस तरह से बनी हुई है कि उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। एजुकेशन पे काम कर रही हूँ, रूरल एरियाज़ में काम कर रही हूँ, महिलाओं के इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट पे काम कर रही हूँ। और मैं एक आह्वान और भी करना चाहूँगी महिलाओं से, खास करके बिहार की महिलाओं से, कि हमने तो हमेशा घर को संभाला है। घर की दहलीज से बिहार की महिलाएं या और भी महिलाएं निकलना पसंद नहीं करती हैं। मैं नहीं कहती हूँ, परिवार हमारे यहाँ, हमारे देश का एक यूनिट रहा है। उसको संभालते हुए, परिवार को संभालते हुए, अब आपकी जिम्मेदारी थोड़ी सी और बनती है कि आप थोड़ा समाज के लिए भी समय दीजिए। पुरुषों के बनाए हुए दुनिया और देश को तो हमने देख लिया, महिलाएं थोड़ा सा योगदान दें, लेकिन इस रूप में दें कि समाज को, जैसे परिवार को बेहतर बनाती हैं, अपने बच्चे का भविष्य बेहतर बनाती हैं। माँ में एक करुणामयी ममत्व है उनके अंदर, तो उस ममत्व के साथ, उस भाव के साथ उस समाज को गढ़ने की जरूरत है। और बिहार कभी पिछड़ेगा नहीं, ये तो तय है। जो इतना बलशाली और बलवान रहा है, जिसका इतिहास इतना बेहतरीन रहा है, और आज भी हम हैं। आज भी मैंने शुरुआत में ही कहा आपको कि आज हम कर्मठता है हमारी, या फिर हमारी मानसिक जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, तो उसमें हम आज भी अव्वल हैं। तो वो ऐसा राज्य कैसे पिछड़ सकता है? तंत्र पिछड़ सकता है, लोक नहीं पिछड़ेगा। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए, और कुछ कहना चाहें तो वो भी आप कह सकते हैं। बाकी तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ें मैंने
बिहार के बारे में जो पूछना था वो पूछ चुका हूँ। नहीं, बिल्कुल बिहार मैं लास्ट में यही बताई कि आपको कि बिहार का भविष्य उज्जवल है, आज नहीं तो कल उज्जवल होगा ही। थोड़ा पिछड़ते हैं, ठीक है, इतना उज्जवल रहा है, समय का चक्र जो है कई बार थोड़ा पीछे धकेलता है, लेकिन अच्छे लोगों की ज़रूरत है। और अच्छा, क्योंकि समाज जब पिछड़ जाता है तो पिछड़ने के बाद से फिर वो बेस बन जाता है, फिर वहीं से वो शुरू करता है, वो पीछे मुड़ करके अच्छी चीज़ों को फिर कायम नहीं कर पाता। ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में शायद कभी हुआ होगा। तो हम धारावी नहीं बनना चाहते हैं। मैं जिस प्रोफेशन से मैं आती हूँ, मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, तो हमारे हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर ने जब वो पटना गए थे तो वो बोले थे ये धारावी है पटना, और धारावी जो है वो मुंबई का एक स्लम एरिया है। तो पटना सही मायने में अगर देखिएगा तो पटना में कोई प्लानिंग नहीं है। और मैं खास कर कहना चाहूँगी, बिहार सरकार से अपील करना चाहूँगी कि आज तक आपने जो हमारा दीनदयाल उपाध्याय हैं उनका अंत्योदय योजना में जो हाउसिंग का प्रोजेक्ट था, अफोर्डेबल हाउसिंग का एक प्रोजेक्ट बिहार में नहीं आया। तो आखिर कहाँ पिछड़ जाते हैं लोग। मोदी जैसा अगर नेतृत्व है और उसमें भी बिहार अगर कदम ताल उनके साथ नहीं कर पा रहा है, तो ये तो मैं कहूँगी कि उनकी दक्षता की कमी है, बिहार के जो हमारे तंत्र में बैठे हुए लोग हैं। और उन चीज़ों से बिहार वासियों को थोड़ा सा, कहते हैं ना कि जब एक पंछी जब उड़ान भरता है तो दोनों पंख उसके मतलब बैलेंस होने चाहिए। एक अगर पंख कटा रहेगा तो उड़ान वो नहीं भर पाएगा। तो एक पंख अगर लोक है तो दूसरा पंख तंत्र है, तो लोक और तंत्र को बैलेंस बना करके चलना पड़ेगा। अगर एक कदम अगर तंत्र आगे बढ़ रहा है, लोक को साधते हुए लोक भी एक कदम आगे बढ़े, और दोनों साध करके उस ऊंची उड़ान की तरफ बिहार का भविष्य उज्जवल होगा, ये मेरा मानना है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। तो ये आपने देखा एक विशेष पॉडकास्ट, और बिहार की उन बातों पर हमने फोकस किया है कि जो बिहार को विकसित बनाने की बात करते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि जो अब आने वाला चुनाव है, हम खबर इंडिया की टीम हमारी बिहार के अंदर जाएगी, जनता से पूछेगी आखिरकार क्या ज़रूरत है, किन की आवश्यकता है, और क्यों ये बीमारू राज्य रहा है। इन ऐसी चीज़ों से और भी वो जो मूलभूत मुद्दे होंगे उनको भी हम वहाँ से आप लोगों तक दिखाने की कोशिश करेंगे। और आप हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।